हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। बहुत सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं क्लास को। आई एम नीरू फ्रॉम GGMS कंवारी हिसार। मुझे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी, सोनू, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार मुझे आप बच्चों क्लियर कर सकते हैं बेटा, आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? सोनू, अनीशा, हेलो बेटा। आप मुझे एक थम्स अप दे दीजिए कि आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, देन वी कैन स्टार्ट। एम आई ऑडिबल? ओके, सोनू कह रहे हैं हाँ आ रही है आवाज़। ओके, गुड इवनिंग ललिता, सुहानी। आप बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि वो भी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लें। आज हम अपना 10th क्लास का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो लास्ट वीक आपने पढ़ा है अच्छे से, और उसके कुछ डाउट्स हैं जो बच्चों के, वो आज हम लेंगे बच्चों। तो कोशिश यही रहेगी कि आपको इस 1 घंटे में ही आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं और चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बन जाए बच्चों। आप ऐसे करिए कि एक आवाज़ नहीं आ रही, कोई बच्चा कह रहा है आवाज़ नहीं आ रही, स्लो है। मेरे एंड पे तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार अपना डिवाइस चेक कर लीजिए। हाँ, सुहानी कह रही है कि आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके बेटा, आप सबसे पहले तो बेटा एक पेन कॉपी अपनी रेडी रखिए, जिससे कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें आप उनको साथ साथ मेरे साथ साथ अटेम्प्ट भी कर पाएँ। तो आप अपना पेन कॉपी सब कुछ रेडी रखें बच्चों। कुछ बच्चे थोड़ा सा कंप्लेंट कर रहे हैं आवाज़ के लिए, लेकिन बाकी बच्चे कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर आ रही है। मैम वॉइस तो हेलो रितिका। ओके, सोनू इज सेइंग रेडी है मैम, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, जो कि आपको डाउट थे बायो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, वो आपके हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है, निम्नलिखित यौगिकों के आधार पर उनकी परमाणु संयोजकता और उनके द्वारा बनाए जाने वाले बंधों के बारे में सही कथन का चयन करें। आपको यहाँ पर कुछ तत्व दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इनकी संयोजकता भी बताई गई है। संयोजकता हम कैसे निकालते हैं बच्चों? बाह्य कक्ष में जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि संयोजकता किसी भी तत्व की वो क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब बच्चों वॉइस की कुछ प्रॉब्लम है, इज इट क्लियर? बताइए। कुछ बच्चे वॉइस के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। अब बताइए बच्चों, क्लियर है? थोड़ा बेटर है पहले से? क्योंकि अगर आपको वॉइस की दिक्कत है तो फिर हम कुछ उसको रिजॉल्व करें। अब देखिए बच्चों, मैं तो अपने एंड पे बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश करूँ, मैम कुछ समझ नहीं आ रहा बिना वॉइस के। तो देखते हैं बच्चों, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ठीक है ना?
अब बच्चे यस बोल रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे यस बोल रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग यस। तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको संयोजकता बताई हुई है। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 1 है। अब क्लोरीन जो है आपका, उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 17, परमाणु संख्या 17 है। और इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाता है 2, 8 और 7। और उसको बाह्य कोश में अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप बताएं मुझे कि अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? अब बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर आ रही है वॉइस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गजानंद कह रहे हैं कि ठीक आ रही है वॉइस। अब आप मुझे बताएं कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कोश में अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं बाह्य कोश में, और अब उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो पूरा करने के लिए, वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए। विवेक कुमार इज सेइंग 1, वेरी गुड बेटा। तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे क्लोरीन के साथ वो अपना आबंध बना लेता है, शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स की। ये देखिए इस तरह से। और जब ये शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इसे ही हम आबंध कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर शेयर हो रहा है, तो जो हमारा आबंध बनेगा वो कैसा आबंध बनेगा? एकल आबंध बनेगा। और ऑक्सीजन को देखो, उसकी संयोजकता 2 है, तो वो कैसे आबंध बनाएगा? द्विआबंध। और नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, तो जो इसे त्रिआबंध बनाने में मदद करती है। तो इस बेस पे आप अपने ऑप्शन मुझे करेक्ट आंसर बताएं। अब आंसर करेक्ट क्या होगा इसका? क्लोरीन की संयोजकता 1 है, इसलिए वह द्विआबंध बनाता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, वो त्रिआबंध बनाता है। कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हमारा, ऑक्सीजन को बाह्य कोश पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो द्विआबंध बनाता है। और ये किस तरह के आबंध हैं, उसका नाम भी आपने मुझे बताना है। इन आबंधों का नाम क्या होता है? ये एकल आबंध, द्विआबंध जो हैं, उनका नाम क्या होता है? पहले तो आप मुझे करेक्ट आंसर बताइए कि इन 4 स्टेटमेंट में से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है? सी, वेरी गुड। पूजा कह रही है सी, वेरी गुड। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, इसलिए वो कैसा आबंध बनाएगा? त्रिआबंध बनाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें, या करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चों? सी। लेकिन अब आप मुझे एक क्वेश्चन और भी बताएंगे कि ये आबंध जो बने हैं वो किस प्रकार के आबंध हैं, उन आबंधों का नाम क्या होता है? आप मुझे आबंधों का नाम भी बताएं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे आंसर कर रहे हैं। हिमांशी, सुरेश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। सब बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। बेटा बी नहीं होगा इसका। ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो 2 है, तो वो द्विआबंध बनाएगा। O2 मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख भी दिया है, तो वो द्विआबंध बनाएगा। लेकिन मैं अब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस आबंध को हम कहते क्या हैं बेटा? वेरी गुड, हिमांशी इज आंसरिंग सहसंयोजी आबंध। इनको हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। और यहाँ पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। दूसरे तरह के भी आबंध का हम थोड़ा सा यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेते हैं कि जो हमारे दूसरे आबंध हैं उनको हम क्या कहते हैं। यहाँ हम इसके बारे में फिर से एक बार थोड़ी सी बात करते हैं कि क्लोरीन जो है सोडियम के साथ कैसा आबंध बनाता है। फिर क्लोरीन जो है सोडियम के साथ कैसा आबंध बनाता है? दूसरे तरह के आबंध का नाम बताइए आप मुझे। दूसरे तरह का आबंध का नाम कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कैसा आबंध बनाता है? नमस्ते, रीना कह रही है नमस्ते बेटा। आप बताइए कि दूसरे तरह के आबंध का क्या नाम है? ये तो सहसंयोजी आबंध बन गया क्लोरीन में। और NaCl में कौन सा आबंध बनता है बच्चों? NaCl में जो आबंध बनता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होता है सोडियम से, और सोडियम धनायन बनता है। और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है सोडियम का,
और क्लोरीन ऋण आयन बनाता है। यहाँ पर देखिए आयन बन रहे हैं, तो इस तरह के आबंधों को हम कहते हैं बच्चों आयनिक आबंध। ये थोड़ी सी आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आयनिक आबंध। गुड इवनिंग सभी बच्चे, गुड इवनिंग बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि दो तरह के आबंध जो हैं कौन कौन से हैं, सहसंयोजी और आयनिक आबंध। आयनों के बीच जो आबंध बनते हैं उनको हम आयनिक आबंध कहते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, ये असर्शन रीजनिंग यानी अभिकथन जो है हमारा क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सहसंयोजी आबंध के माध्यम से बना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको सबको पता ही है, CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। आगे वो क्या कह रहा है देखिए कि यह एक गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित होती है। अब बातें तो दोनों ही ठीक हैं, दोनों बातें आपको कैसी लग रही हैं, ठीक लग रही हैं? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड में कैसा आबंध होता है, हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन अभी कर रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग बेटा। अमीशा, भूपेंद्र, लक्ष्मी, वेरी गुड। CO2 हिमांशी बता रही हैं CO2। CO2 में आबंध कैसा है बेटा? अब आप मुझे ये बताइए कि CO2 में सहसंयोजी आबंध जो है वो कैसा आबंध है? कार्बन और ऑक्सीजन जो हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपको ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हुई लग रही हैं? तो आप बताइए इसमें आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। A और R दोनों सही हैं और वो उसकी व्याख्या भी करता है। A और R दोनों सही हैं, लेकिन क्या R A की व्याख्या कर रहा है? तो बताइए आप मुझे इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बच्चे आंसर कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत अच्छे। कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा, किस तरह से है ये भी देख सकते हैं आप। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने। और ऑक्सीजन जो है उसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्रॉस से बना देते हैं। और इधर भी एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये देखिए दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होएगी और कैसा आबंध बन रहा है, द्विआबंध। 2 द्विआबंध बनते हैं। लेकिन यहाँ बातें तो दोनों सही हैं। वेरी गुड, आंसर का आ गया मेरे पास बच्चों की तरफ से, बहुत अच्छे बच्चे। अंशदीप बहुत तेजी से आंसर जल्दी जल्दी फ्लैश हो रहे हैं। विवेक, अमन, वेरी गुड। तो आंसर जो हमारा करेक्ट है बच्चों यहाँ पर वो बी है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो असर्शन है हमारा अभिकथन है, कारण उसका आर नहीं है। वहाँ पे सहसंयोजी आबंध तो बन रहे हैं, ठीक है ये बात, लेकिन वायुमंडल में उपस्थित गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड है, पर आपस में वो कनेक्टेड नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है बच्चों, बी। आपको करेक्ट आंसर मिल गया बी। वेरी गुड बेटा। बलविंदर भी बी कह रहे हैं। इनोसेंट गर्ल, ओके। बहुत, अंजलि शर्मा, वेरी गुड बेटा, बी। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग बेटा। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, दी गई तालिका में कार्बन परमाणुओं की संख्या और उनके पूर्व लगन प्रीफिक्स, जो आगे वर्ड लगता है किसी भी शब्द में वो प्रीफिक्स है बच्चों, जो बाद में लगेगा उसे हम सफिक्स कहते हैं। और यहाँ पर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी भी है, के बीच मिलान किया गया है। तो ये मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है बच्चों आपका। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मिलान सही है? अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऊपर मिलान कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस की तरफ जाने की कोशिश जाएंगे कि कौन सा सही है हमारा। अब देखिए जब कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या क्या है यहाँ पर आप देखिए 1 है, तो हमारा
प्रीफिक्स या पूर्व लगन क्या होगा, मेथ, METH। तो इसके सामने ही वाला हमारा ऑप्शन जो है ये यहाँ पर तो ठीक है, इसके सामने वाला ऑप्शन ही हमारा ठीक है। अब 2 हो गई कार्बन की संख्या, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा 2 कार्बन की संख्या के लिए हमारा आंसर। बच्चे आंसर शायद पहले से ही देना शुरू हो गए हैं इस क्वेश्चन का भी, लेकिन आप इसे समझ भी लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 कार्बन के लिए हमारा प्रीफिक्स होता है एथ। 3 कार्बन जब हैं हमारे तो हमारा क्या हो जाता है, ये प्रॉप। 3 कार्बन के लिए हमारा क्या है, प्रॉप। इस तरह से ही आप मिलान करिए, बल्कि कॉपी में आप मेरे साथ साथ लिखें इनको। 3 कार्बन के लिए हमारा है प्रॉप। 4 कार्बन जहाँ हैं हमारे तो हमारे पास आ जाएगा ब्यूट, BUT। और 5 कार्बन के लिए बेटा, 5 कार्बन के लिए हमारे पास है पेंट, PENT। और 6 कार्बन के लिए है हमारे पास हेक्स। अब देखिए, अब आप अपने ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, डी आंसर कह रहे हैं, तो लेट्स चेक कि डी आंसर हमारा करेक्ट है। फर्स्ट के लिए मेथ है, सेकंड एथेन, डी तो नहीं है बच्चों इसका आंसर। और देखिए आप सी, देखिए सी आंसर जो है इसका करेक्ट है बच्चों, क्योंकि देखिए ए और बी ऑप्शन तो आपके राइट एंड राइट वो हो जाएंगे, क्योंकि उसमें फर्स्ट को पेंट से मिला रहा है और सेकंड ऑप्शन में ब्यूट से। तो आपके ए और बी जो ऑप्शन हैं उनको तो आप सीधे ही हटा दीजिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हैं आपके। उसके बाद दोनों ऑप्शंस में सी और डी में आपके पास फर्स्ट जो है मैथ है तो वो आपका ठीक है, लेकिन सेकंड में देखिए जब 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन का हमारा किसके साथ मिलेगा, एथ के साथ, और 3 कार्बन का प्रॉप के साथ। तो इस तरह से लास्ट वाला डी ऑप्शन ही बच्चों आपका करेक्ट है। तो जो बच्चे डी बोल रहे हैं वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये इस तरह से मिला हुआ है, मुझे लगा कि दूसरी साइड नंबरिंग नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है बच्चों। थोड़ा सा करेक्शन है, हाँ जी, अक्षित कुमार कह रहे हैं डी, वेरी गुड बेटा। और आप इस सीरीज को याद भी कर लें बच्चों, बी नहीं है अंशदीप, डी आंसर इसका करेक्ट है बेटा। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, डी, क्योंकि ये हमें आगे वाले क्वेश्चंस में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, याद कर लें। खुशी भी कह रही हैं डी, जीतू कह रहे हैं डी, वेरी गुड बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लैपिंग फॉर ऑल द बच्चे जो करेक्ट आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमारा क्या है, जहाँ पर आपको प्लायो में थोड़ा सा दिक्कत आई थी इस कॉन्सेप्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा शाखित श्रेणी का उदाहरण है। अब कार्बन में एक प्रॉपर्टी है, बहुत सारे बच्चों का पिछले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, वेरी गुड बेटा, सी डी आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, शाखित का मतलब क्या है, ब्रांचिंग। जैसे पेड़ों में शाखाएं होती हैं, ब्रांचिंग होती हैं, इसी तरह कार्बन में बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत लंबी लंबी संरचनाएं बना सकता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए डी ऑप्शन में कितनी लंबी संरचना है, द्विआबंध भी है। इसी तरह सी में भी त्रिआबंध है कार्बन के बीच में। और बी जो संरचना है हमारी, उसमें एक वलय रूपी यानी रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम बेंजीन भी कहते हैं, है ना। लेकिन ए ऑप्शन देखिए आपका कैसा है, शाखा बनती हुई दिख रही है आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 4, और ए ऑप्शन में हमें शाखा बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर आपकी शाखा बन रही है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन ठीक होगा। आप बता रहे हैं बच्चे मुझे, मुकेश, पूजा कह रही हैं ए, वेरी गुड। राजेश शर्मा कह रहे हैं यस मैम, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास, बहुत अच्छा बेटा।
वेरी गुड, ए आंसर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत इजीली आप अब यहाँ पर आप इसका नाम भी बताइए मुझे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप बता सकते हैं, इसका परमाणु जो संरचना है उसको हम आप बताइए कितने कार्बन है इसमें। देखिए 5 कार्बन है, C5 और एल्केन है ये, तो H2N+2 यानी कि 12। आप इस तरह से इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो ये किसका वो है, इसको हम समावयव कहते हैं। और 5 कार्बन मतलब हमने पिछले क्वेश्चन में किया पेंटेन है ना, तो पेंटेन का ये समावयव है, शाखित संरचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ जी, बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। जीतू कह रहे हैं C5, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे 5 कार्बन है, वेरी गुड, C5H12। बच्चे फॉर्मूला भी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, क्लैपिंग फॉर यू। तो चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और वैसे उतना बड़ा होगा नहीं, समझ के आप उसको करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, रिया अपनी रसायन विज्ञान की कक्षा में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बनों के बारे में सीख रही है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जल्दी से बताइए मुझे आप। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हों। रिया अपनी विज्ञान की कक्षा में हाइड्रोकार्बनों के बारे में सीख रही है। बाद में जब वह लैब में कुछ अणुओं के मॉडल देखती है तो उसे 3 अलग अलग अणु मिलते हैं। अब देखिए वो 3 कैटेगरीज में उनको बांट रही है। अणु ए में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध है। एकल आबंध की हम थोड़ी सी बात पहले ही कर चुके हैं, जहाँ पर एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इसे हम सिंगल लाइन से भी दिखाते हैं, एक लाइन से हम इसको दिखाते हैं। कार्बन अणु बी के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा आबंध है। दोहरा आबंध यहाँ पे देखिए, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध। सेकंड में हमारा कह रहा है कि दोहरा आबंध यानी कि डबल बॉन्ड। और तीसरे में क्या कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रिया द्वारा मिले हाइड्रोकार्बनों के प्रकार को सही ढंग से पहचानता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर मुझे मिलने शुरू हो गए हैं। श्वेता कह रही हैं, हिमांशु, मुबारक अली सी बता रहे हैं बच्चे। अणु ए एक एल्कीन है, अणु बी एल्काइन है और अणु सी एल्केन है, बच्चे कह रहे हैं। और भी ऑप्शंस आप एक बार चेक कर लीजिए। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, अणु ए एल्केन है, अणु बी एल्कीन और अणु सी एल्काइन है। इसमें बच्चों ए ऑप्शन आपका ठीक है। हम जो एकल आबंध वाले कार्बन यौगिक होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों एल्केन, उनको हम बोलते हैं एल्केन। और अणु बी वाले जो हैं वो एल्कीन यानी द्विआबंध वाले, और अणु सी वाले हमारे हैं एल्काइन। तो ए ऑप्शन जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी में सहसंयोजी आबंध हैं और ये एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध का उदाहरण है। वेरी गुड। विवेक, लक्ष्मी, सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों, इज इट? तो आप एक एकल आबंध का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे। एल्केन का, एल्केन श्रृंखला में पहला यौगिक कौन सा है, फिर बताइए आप मुझे, तब मुझे पता चलेगा कि C5H12। वेरी गुड, एल्केन का एग्जाम्पल है। लेकिन पहला पूछा है मैंने, आप कोई बच्चा बता सकता है कि एल्केन श्रृंखला का पहला उदाहरण कौन सा है हमारा, पहला जो नाम है वो कौन सा है, पहले यौगिक का क्या नाम है? पहले यौगिक का नाम हमारा है मीथेन, CH4। आया समझ में आपको? CH4 जो है हमारा पहला एल्केन होता है।
तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा है। डी आंसर नहीं है, प्रीति डी कह रही है यहाँ पे, डी नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ए है। तो आगे चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड भूपेंद्र, मीथेन भी बता रहे हैं मुझे। तो इसका मतलब आपको समझ आ रही है बात कि हमारा एल्केन श्रृंखला का पहला सदस्य है मीथेन, दूसरा इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इस तरह से फॉर्मूला भी आ गया है। प्रेरणा बता रही हैं CH4। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे आंसर मिल रहे हैं, वेरी गुड बेटा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसी ने 4 यौगिकों के नाम उनके संबंधित समजातीय श्रृंखला के पहले सदस्य के रूप में लिखे। अब आपको एक नया शब्द यहाँ पे दिख रहा है, समजातीय श्रृंखला। अब जैसे एल्केन की पूरी एक श्रृंखला, एल्कीन की श्रृंखला, एल्काइन की श्रृंखला। तो एल्कीन, हम एक एल्केन श्रृंखला बनाते हैं पहले। CH4 पहला सदस्य हो गया मीथेन, C2H6 दूसरा सदस्य हो गया। तो इस तरह ये एक एल्केन श्रृंखला, C3, इस तरह आप इसको पूरा करें अपनी कॉपी में, एल्केन श्रृंखला। तो ऐसी श्रृंखलाएं जिसमें कि सभी सदस्यों के बीच में आपस में एक CH2 समूह का अंतर हो। आपको मैंने जब वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था तो बताया था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप C3H8 में से C2H6 को माइनस कर दीजिए, आपको एक CH2 समूह का अंतर मिलेगा। तो ऐसी श्रृंखला को बच्चों हम समजातीय श्रृंखला कहते हैं। अब लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि देखिए, अब उसने 4 नाम लिखे हैं। पहला है मीथेनॉल, तो ये अल्कोहल श्रृंखला का सदस्य है। कौन सी श्रृंखला का सदस्य है? अल्कोहल। मीथेन है तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हटा देंगे और OH लग गया यहाँ पर, तो ये तो सही है हमारा। दूसरा है बच्चों मीथेनल, यानी कि एल्डिहाइड समूह है ये। दूसरा जो है हमारा क्या है? एल्डिहाइड समूह। जो AL जो बच्चों लगता है यहाँ पर सफिक्स लगता है, अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इस समूह का नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समूह कहते हैं इसको। और इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इस तरह से, ये इसके एंड में लगेगा। तो अगर हम मीथेनल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 तो कार्बन की संयोजकता ये तो पूरी हो रही है, और यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन से इसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया मीथेनल, ये भी यहाँ पर सही है। और मीथेनॉन जो है बच्चों, ये कीटोन समजातीय श्रेणी का सदस्य है। इसकी जो श्रृंखला है, प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पर क्या है हमारा? कीटोन। लेकिन कीटोन की जो हमारी संरचना होती है बच्चों, वो ऐसे होती है, देखो, यानी कि दोनों तरफ कार्बन। तो कीटोन में हमारा पहला सदस्य क्या होगा फिर? 3 कार्बन है तो हमारा पहला नाम क्या आ जाएगा? प्रोप। और कीटोन में होता है बच्चों प्रोपे, N तक हम सेम लिख रहे हैं, ONE, यहाँ पर जो हमारा सफिक्स लगता है प्रोपेनोन। तो मीथेनॉन कुछ भी नहीं होता बच्चों। तो यही हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ठीक नहीं है। मीथेनॉन कुछ होता ही नहीं। कीटोन श्रृंखला में जो है, इस यहाँ पर हमारा आंसर तो C ही होगा, लेकिन मीथेनॉन कुछ नहीं होता। तो यही यहाँ पर पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है ना। अगला है, मैं आपको अगला भी वैसे बता देती हूँ, मीथेनाइक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक श्रृंखला का पहला सदस्य है, और इसको हम कैसे लिखते हैं? COOH, और यहाँ हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया मीथेनाइक अम्ल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है मीथेनॉन। और ये क्वेश्चन एक और मैं आपको यहाँ पे कनेक्टिंग क्वेश्चन बता देती हूँ बच्चों। वो क्या है कि आपसे ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि कीटोन श्रृंखला का पहला सदस्य क्या है। तो वो बच्चों क्या होगा पहला सदस्य कीटोन श्रृंखला का? प्रोपेनॉन। आपने ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये, कि कीटोन श्रृंखला का पहला सदस्य प्रोपेनॉन होता है। तो बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर अब बता भी पा रहे हैं
कि कीटोन श्रृंखला में वाले जो एग्जाम्पल है उसी में ही यहाँ पर मिस्टेक है, और यही पूछा गया है आपसे कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड, जीतू बता रहे हैं, बीना, जन्नत, वेरी गुड, पिंकी। तो बहुत सारे बच्चे इसको सही आंसर कर पा रहे हैं। थोड़े से नए नाम हैं आपके लिए, लेकिन आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे, सभी श्रृंखलाओं को लिख लें आप एक बार कॉपी में, तो आप इनको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बच्चों। अब देखिए क्या है आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है एथेन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। एथेन, पहले तो आप मुझे श्रृंखला का नाम बताएं कि कौन सी श्रृंखला का सदस्य है एथेन। एथेन जो है हमारा कौन सी श्रृंखला का सदस्य है। एथेन हमारा एल्केन श्रृंखला का दूसरा सदस्य है। ETH जो है ये आपको क्या दिखाता है कि कार्बन की संख्या कितनी है हमारी, 2। कार्बन की संख्या 2 है, एल्केन श्रृंखला में है ये। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6। तो अब हम इसकी संरचना बनाते हैं। ये फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन और इसको हम हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता को पूरा करेंगे। हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता को पूरा हम पूरा कर देते हैं। अब आप काउंट कर लीजिए कि कितने आबंध हैं यहाँ पर, काउंट कर सकते हैं आप। और आंसर मिल रहा है मुझे बच्चों से, अमन कह रहे हैं 7। वेरी गुड, 7 इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। 7 जो है यहाँ पर आपका आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। 7 जो आंसर है करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्केन के सामान्य सूत्र CnH2n+2 के आधार पर दर्शाता है। अब आपको ये पता है, शुरू में ही आपको बताया था मैंने, जब हमने, बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहे समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बेटा आपको, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा। हम कार्बन यौगिकों की विभिन्न श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और अब हम एल्केन श्रृंखला की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एल्केन श्रृंखला जो है बच्चों, उसमें कैसे आबंध होते हैं, एकल आबंध होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हमारी जो एल्केन श्रृंखला है ANE, यहाँ से भी आप याद करेंगे। देखिए जैसे MET हमारा पहला शब्द मीथ, और आगे ANE लग गया तो एल्केन। एल्केन श्रृंखला में आबंध कैसा है, एकल आबंध। सिंगल लाइन से शो करेंगे इसको। एल्कीन श्रृंखला में, एल्कीन जो हमारी श्रृंखला है, इसमें ENE लगेगा बाद में, और इसमें कैसे आबंध हैं, द्विआबंध होते हैं, द्विआबंध होते हैं। और तीसरी जो श्रृंखला हमारी हम बात करें तो कौन सी है, एल्काइन श्रृंखला, ALKYNE, यहाँ पर YNE लगेगा, और आबंध कैसा है, इसमें त्रिआबंध है। अब आप इसके किसी भी सदस्य का नाम अगर आपने बताना है, कुछ बच्चे आंसर ही कर रहे हैं पहले से, वेरी गुड। तो C3H8, अब हमें पता है कि इनके जनरल फॉर्मूला से हम इनको आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या है आपके पास फॉर्मूला, क्या है, CnH2n+2। हमने इस फॉर्मूले के अनुसार बताना है। तो आप पहले में अप्लाई करिए C2H4, यहाँ तो नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर +2 तो नहीं हुआ। अगला में भी देखिए C4H8, यहाँ पे भी N जो है वो 2N हो रहा है, यानी ये भी हमारा क्या है, एल्कीन। अब हम पूछ किसके बारे में रहे, एल्केन के बारे में। यहाँ देखिए C3H हमारा, C3 सॉरी N नहीं लिखे यहाँ पे, 3 लिखे, दोबारा से लिखती हूँ मैं इसको। C3H 2N कितना हो जाएगा, 6 + 2, तो हमारे पास आ गया C3H8। और C3 है तो आप मुझे इसका फटाफट से नाम बताइए अब,
ताकि आपको यहीं पे सब क्लैरिटी हो जाए बच्चों की, जो आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड आपका कोई डाउट ना रहे। वेरी गुड। सी आंसर्स की हमारे पास एक लाइन लग गई है, फॉर्मूला भी बता रहे हैं बच्चे। अब आप मुझे इसका नाम भी बता दीजिए बेटा, फटाफट नाम बताइए। C3 मीन्स फर्स्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा? फिर से बताओ, नहीं समझ आया? आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे बेटा तो ज़रूर समझ में आएगा। C3 का बताइए आप मुझे, फर्स्ट नेम क्या होगा बच्चों? प्रॉप। हमने पीछे मैच द कॉलम में जो किया था आप उसको याद रखिए बच्चों। C3 मीन्स हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉप। इंग्लिश में नाम लिखना बहुत आसान है उल्टा आप, और एल्केन है तो ANE, यानी इसका नाम हो गया प्रोपेन। वेरी गुड, गजानंद आंसर कर रहे हैं प्रोपेन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एल्काइन नहीं है बेटा, ये एल्कीन है, एल्केन है सॉरी। एल्कीन अगर हमारा होगा तो वो डबल बॉन्ड, और एल्काइन होगा प्रोपेन। वेरी गुड, नीलम आंसर कर रही हैं। तो बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। प्रोपेन इसका करेक्ट नाम है। आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिखें, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ANE और ENE और YNE से समझना क्लियर हो जाता है बेटा, इसीलिए मैं इसको आपको इस तरह से ही समझा रही हूँ, क्योंकि हिंदी में इन श्रृंखलाओं के नाम ऐसे ही हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पर आप इसको क्लियर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं प्रोपेन। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं प्रोपेन। बहुत अच्छा बेटा, क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से आप इसको समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह बेकिंग सोडा का विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की सबसे अधिक संभावना रखता है? अब आप यहाँ पर किस चीज़ को, कौन सा कॉन्सेप्ट समझना है आपने? अब पहले तो आप ये देख लीजिए, OH समूह है। समूह के नाम देखिए, क्वेश्चंस बार बार रिपीट ही हो रहे हैं बेटा। OH जहाँ पे लगेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। ये वाला जो Q जो आपका समूह है, इसका क्या नाम था? एल्डिहाइड। इसका क्या नाम था इस समूह का? एल्डिहाइड। पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये सारे नाम बताए हैं बच्चों। हाँ जी, सही बता रहे हैं बेटा आप। तो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझे याद है मैम। वेरी गुड बेटा। तो नेक्स्ट R जो है हमारा, ये समूह कौन सा है? समूह की पहचान कर लीजिए पहले आप यहाँ पर। ये है आपका कीटोन। फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। P जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपका समूह क्या है? एल्कोहल। Q क्या है? एल्डिहाइड। R क्या है? कीटोन। और S क्या है हमारा समूह? कार्बोक्सिलिक समूह। और जब हमने इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे, तो हमने ये पढ़ा था बच्चों कि कार्बोक्सिलिक समूह का सदस्य जो है वो जब बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करेंगे, CH3COOH, नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनाइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनाइक अम्ल। अब एक बार अगर सभी श्रृंखलाएं अपनी कॉपी में पूरी बना लेंगे 6 कार्बन तक, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसका नाम है एथेनाइक अम्ल। और बेकिंग सोडा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी फॉर्मूला याद कीजिए इसका, NaHCO3। ये आपका बेकिंग सोडा के साथ इसने अभिक्रिया करी तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी आपको। इसको हम क्या, हाइड्रोजन हटकर हमारा हम क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट बनेगा, जो कि आपका साबुन है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो ये आपकी समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है आपको। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों S। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं जल्दी जल्दी, और सबका नाम भी कई बार नहीं लिया जाता बेटा। सोहानी, वेद प्रकाश, सुरेश, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं बच्चे। अमर सिंह, अनुष्का, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इज S। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम अपना। H2O भी बनेगा बेटा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में ही आपसे पूछा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो
कार्बोक्सिलिक समूह के जो सदस्य हैं वो जब बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। वेरी गुड, सब आर नहीं है बेटा, जीवन कह रहे हैं आर, आर नहीं है बेटा, आपका आंसर जो है वो एस है। आर जो आपका कौन सा समूह है? कीटोन। आर जो है आपका कीटोन समूह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फिर से ये एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं तो थोड़ा इनको ध्यान से आप समझिए। इसमें अब अभिकथन यानी हमारा असर्शन क्या कह रहा है कि एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक बात है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी कैसा आबंध होता है बच्चों? एकल आबंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन, ये आप इनको कनेक्ट करके याद रखिए हमेशा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्केन आपके एक तरह से एक ही बात है। जैसे अगर हम कह रहे हैं CH4 एल्केन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी है। अगर मैं कोई और फॉर्मूला लिखूं द्विआबंध वाला, द्विआबंध वाले और त्रिआबंध वालों का नाम क्या हो जाएगा फिर? असंतृप्त। जैसे द्विआबंध में पहला सदस्य कौन है? C2H4, नाम हो जाएगा ईथीन। और त्रिआबंध वालों में पहला सदस्य C2H2, नाम हो जाएगा इथाइन। तो ये दोनों जो हैं हमारे, ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये दोनों हमारे क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। और कारण क्या है यहाँ पर देखिए, अब एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिआबंध होता है? नहीं होता बेटा, एल्केन में एकल आबंध होता है। तो करेक्ट आंसर मुझे मिलना शुरू हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है सी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये आपको टॉपिक बोरिंग भी लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ जाएंगे बच्चों तो आप इनको बहुत एंजॉय करेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस चैप्टर है बच्चों, जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। करेक्ट आंसर सी है यहाँ पर। ए तो सही है हमारा, अभिकथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, क्योंकि द्वि और त्रिआबंध जो होते हैं हमारे वो एल्कीन या एल्काइन में होते हैं। इनका नाम भी लिख देते हैं हम। द्विआबंध जो होते हैं और त्रिआबंध हमारे हैं वो हमारे हैं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सही आंसर कर रहे हैं बच्चे। सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत तेजी से आंसर आगे जा रहे हैं हमारे। संतलाल, सुहानी, सब बच्चे आंसर इसका बता रहे हैं। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम अपना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? आपने अब एक संरचना की पहचान करनी है। यस, लास्ट क्वेश्चन का आंसर सी है। अभी तक भी बच्चे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 4 संरचनाएं बनी हुई हैं बच्चों, ABCD स्ट्रक्चर बने हुए हैं। आपने बताना है इसमें से पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर कौन सा है। पेंटेनॉल की पहचान कीजिए। अब OL, अब पेंट से पहचान कर लीजिए पहले कि कितने कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन होने चाहिए। कार्बन बताइए आप मुझे कितने होने चाहिए। आंसर तो बता रहे हैं बच्चे सी है इस क्वेश्चन का, लेकिन पेंट में कार्बन कितने होने चाहिए हमारे? 5। और जब OL समूह लगा हुआ है, E हटा के जब हम उसके आगे OL लगा रहे हैं तो यानी वो समूह कौन सा हो जाता है हमें? हमारा एल्कोहल। वो समूह हमारा हो जाता है एल्कोहल। तो आप यहाँ पे काउंट करिए कि किस में 5 कार्बन है और OH समूह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका OH समूह भी है। 5 कार्बन तो आपके A में भी हैं और D में भी हैं, लेकिन वहाँ पर जो समूह लगे हुए हैं वो डिफरेंट हैं, अलग हैं बच्चों वो। तो 5 कार्बन और OH समूह होने के कारण यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया है कि पूर्व लगन और अनुलगन के बीच में जिसमें सही संयोजन है, फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपने प्रक्रियात्मक समूह को उसके सफिक्स के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला नाम एल्डिहाइड, ये एक तरह से रिपीटेशन ही है बच्चों क्वेश्चंस की। आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं एक तरह से, तो यहाँ पर क्वेश्चंस की रिपीटेशन इसी वजह से ही है कि ताकि आपको नाम वगैरह सब कुछ याद हो जाए इनके। तो यहाँ पर पहला आपका है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि AL उसके पीछे लगता है। तो हमारा फर्स्ट किसके साथ मिलेगा, बी के साथ। कीटोन में हम लगाते हैं ONE, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि प्रोपेनोन, तो यहाँ पर आपका ये डी के साथ जुड़ेगा। कार्बोक्सिलिक में हम लगाते हैं बच्चों ओइक, OIC, जैसे एथेनाई कमल, प्रोपेनाई कमल, इस तरह से। और अल्कोहल में हम लगाते हैं बच्चों OL, लास्ट क्वेश्चन हमने किया ही है अभी, पेंटेनॉल, तो अल्कोहल में हम लगाते हैं OL। तो इस तरह से आप इनको मिलाएंगे। अब इसमें आप करेक्ट ऑप्शन आपका देखेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका। आंसर करें अब आप मुझे ये कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ए जो है फर्स्ट जो है हमारा ए के साथ मिल रहा है क्या, फर्स्ट जो है हमारा ए के साथ नहीं मिल रहा, हमारा फर्स्ट जो है किसके साथ मिल रहा है, बी के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शंस में आपके बी के साथ मिला रखे हैं। सेकंड जो है हमारा कीटोन, अब हम सेकंड चेक कर लेते हैं अपना, डी के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पर एक ऑप्शन में हम थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा किसके साथ मिल रहा है, डी के साथ, और थर्ड ऑप्शन हमारा मिल रहा है OIC यानी ए के साथ, और फोर्थ ऑप्शन जो है अल्कोहल आपका सी के साथ। तो इस तरह से एक ऑप्शन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दिया और मुझे लग रहा है कि आपको समझ भी आ गया होगा। थोड़ा सा इशू है बच्चों, मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे। तो आप बताएं मुझे लिख के कि आपको समझ आ रहा है ये कि हमने किस तरह से मिलाए इनको समूह को। जैसे अगर हमने एल्डिहाइड समूह का पहला सदस्य लिखना था तो नाम क्या हो जाता था उसका, मीथेनल, यानी कि जो उसका सफिक्स है, हम शुरू में क्या लिखते हैं, मीथेन, METHANE हटा के अगर हम उसको AL कर देते हैं तो ये एल्डिहाइड समूह बन जाता है। अगर हम कीटोन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया था हमारा पहला कीटोन सदस्य कौन सा होगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ONE। इसी की बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में की जा रही है। तो आगे चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, अब दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है इसका मतलब ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक आपको कुछ संरचनाएं बनी हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ संरचनाएं भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी, वेरी गुड, उसमें सब बच्चे अब आंसर कर रहे हैं, डी आंसर। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा सा स्लो भी चल रहे हैं ताकि हम अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकें बेटा। अपनी लाइव क्लास में आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटेन के लिए सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अब तक आपको नाम के बारे में थोड़ा सा तो जरूर आइडिया हो गया होगा। अब ये पेंटेन है, पेंट मीन्स 5 कार्बन। अब आप देखिए 5 कार्बन वाली संरचना, एन मीन्स एकल आबंध सिंगल बॉन्ड। डी आंसर इस क्वेश्चन का ठीक नहीं है बेटा। आप काउंट कीजिए कि किस में 5 कार्बन भी हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चाहिए हमें। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमारी कहाँ बनी हुई है, देखिए ये रही हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और यहाँ पर हमारे कार्बन की संख्या भी 5 है। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है। यहाँ पर ये आबंध इस तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक सीधी ही श्रृंखला है और ये वलय रूपी संरचना है। यहाँ पर भी 5 कार्बन आपके हैं, लेकिन ये दोनों सी और डी हमारे गलत हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन की ही संरचना हमें दिखाई दे रही है। एक जगह हमारे पास है डी में इथेन और सी में हमारे पास है इथाइन। तो ए बच्चे जो कह रहे हैं वो आंसर ठीक है बेटा, वेरी गुड। बहुत इजी है बच्चों ये समझना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप कार्बन की संख्या अगर करेक्टली पहचान पा रहे हैं तो आप फॉर्मूला, संरचना सब कुछ उसकी बना पाएंगे। वेरी गुड। अरुण, राखी, सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे भी आपने नाम ही बताना है। देखिए बच्चों, ये नाम नॉमेनक्लेचर का जो टॉपिक है उसमें आप प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। अब आप 6 कार्बन है, C6H10 का नाम क्या है। आप पहले तो फॉर्मूला लिखिए। एल्केन श्रृंखला का फॉर्मूला था CnH2n+2, एल्कीन श्रृंखला CnH2n और एल्काइन श्रृंखला CnH2n-2। अब फॉर्मूला में पुट करके देखिए, 6 कार्बन, n की जगह आप 6 रखिए, आपको C6H10 जहाँ पे मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला में हमारा C6, C हमारा 6 है, H12-2 करोगे तो 10 आ जाएगा, C6H10 आ गया यहाँ पर। तो क्या है ये कौन सी श्रृंखला का जनरल फॉर्मूला है बच्चों, एल्काइन श्रृंखला का। कौन सी श्रृंखला का, एल्काइन, यानी त्रिआबंध वाली हमारी जो श्रृंखला है, एल्काइन श्रृंखला। नाम बता दीजिए आप मुझे अब फटाफट से इसका, कि क्या नाम होगा इसका। एल्काइन श्रृंखला का छठा सदस्य जो है उसका क्या नाम होगा। ब्यूटेन नहीं है बेटा, करेक्ट आंसर है इसका सी, हेक्साइन। C6 है बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हेक्स। C6 है आपका, तो क्या आ जाएगा, HEX। ब्यूट जो है बेटा वो 4 कार्बन के लिए, C6 में आपका क्या आ जाएगा, हेक्स। और क्योंकि यहाँ पे एल्काइन श्रृंखला की बात हो रही है तो YNE, ANE आपका एल्केन में, ENE आपका एल्कीन श्रृंखला में और YNE आपका एल्काइन श्रृंखला में, यानी कि त्रिआबंध वाली संरचना में। अब एक छोटा सा यहाँ पे आपको होमवर्क दे दिया जाए, आप इसका संरचना भी बनाएंगे बच्चों। आप इसकी कॉपी में संरचना जरूर बना के देखें। वेरी गुड, सी इज करेक्ट आंसर बेटा। अरुण कुमार, अमर, सब बच्चे बता रहे हैं। ए नहीं बेटा, सी। ब्यूटेन नहीं है बेटा, हेक्साइन। वेरी गुड, हेक्साइन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड बेटा, सी बच्चे बोल रहे हैं, सी आंसर इज करेक्ट। तो होमवर्क याद रखिएगा आप कि हेक्साइन की श्रृंखला बनाकर आप मंडे को अपनी टीचर को ज़रूर दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी अब डिस्प्ले हो रहा है बच्चों ये। जब एल्केन का दहन पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है,
एल्केन का दहन, दहन किसकी उपस्थिति में होता है, कौन से गैस की उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया होती है। छोटा सा क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट आप। दहन यानी कोई भी चीज जलेगी कौन सी गैस की उपस्थिति में। क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में मिल भी रहा है। एल्केन का दहन यानी एल्केन हम ले लेते हैं CH4 का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, मेरा नाम क्यों नहीं बोल रही, सुषमा कह रही हैं वेरी गुड बेटा, आप भी सही आंसर करें, बट कभी कभी आंसर्स बहुत जल्दी फ्लैश हो रहे हैं तो मिस हो जाता है, सॉरी फॉर दैट बेटा। तो अब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें कि एल्केन जो है जब उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वेरी गुड, ए आंसर इज करेक्ट हियर, ए आंसर। जितने भी एल्केन श्रृंखला के सदस्य हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है उनका, तो हमें क्या उत्पाद मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्राप्त होती है। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर जो है हमारा ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, पंकज लिख भी रहे हैं आंसर, जहां मैंने क्वेश्चन मार्क पुट किया उन्होंने आंसर लिख दिया, CO2 + H2O। वेरी गुड, ए आंसर इज करेक्ट। सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं और ये देख के एक टीचर को बहुत अच्छा लगता है बेटा कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बच्चे आगे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। देखो, ग्रामीण घरों में आपने देखा होगा, अपने स्कूल में भी देखा होगा, मिड डे मील बनते हुए, या घर में देखा होगा, लकड़ी और गोबर जो होते हैं आमतौर पर चूल्हे में इनको जलाया जाता है। जब इन कार्बन यौगिकों का ऑक्सीकरण दहन होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो अधिक मात्रा में सांस लेने पर स्वास्थ्य को प्रभावित करती है या प्रभावित कर सकती है। और आंसर आ रहा है यहाँ पर पहले ही, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन था ये बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और हम पिछले क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो भी बच्चे ए कह रहे हैं उनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग्स, बहुत सारा प्यार बच्चों। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम्स भी बच्चों अब बहुत क्लोज हैं, तो आप और भी मेहनत करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हाँ जी अब दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब यौगिक X को, अब X हमें पता नहीं है, जैसे मैथ्स में आप एज्यूम करते हैं X, वैसे ही कुछ यहाँ पर है। कोई यौगिक है X, जब उसको 443 केल्विन, कोई एक यौगिक है X, जब उसको 443 केल्विन और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 पर गर्म किया जाता है तो असंतृप्त यौगिक Y का निर्माण होता है या Y उत्पन्न होता है। अब असंतृप्त है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है बच्चों कि ये द्विआबंध वाला कार्बन यौगिक होगा, ठीक है ना। Y जो है हमारा कैसा यौगिक होगा, द्विआबंध वाला होगा। और आपने यहाँ पर X और Y की पहचान करनी है। और कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का भी। ए ऑप्शन वो बता रहे हैं, ए ऑप्शन का मतलब क्या है कि हमारा X जो है वो क्या है, एथेनॉल है, और Y जो है हमारा क्या है, ईथीन है। ईथीन आपको कहीं तरह से ये लिखा हुआ मिलता है हिंदी में बुक्स में, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग सेम है। अब एथेनॉल जो है फॉर्मूला भी लिखेंगे हम इसका, क्या फॉर्मूला है इसका, CH3CH2, इथीन यानी 2 कार्बन, और ऑल यानी कि OH, और H2SO4 के साथ जब इसको गर्म किया तो हमें मिल क्या रहा है,
CH2, ये हमारा इथीन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप ये देखिए, यहाँ पर एक जल का अणु निकाल दो, यहाँ से एक जल का अणु यानी एक H2O निकाल दो, यहाँ से एक H ले लेते हैं हम, तो बचेगा क्या, CH2 बच जाएगा, ये आपका एथीन है। तो जल का अणु यहाँ से निकल रहा है बच्चों, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, किसी बच्चे को नाम याद आ रहा है इसका, किसी भी बच्चे को इसका नाम याद आ रहा हो तो मुझे लिख के बताओ चैट में कि इसका नाम क्या है, इस अभिक्रिया का नाम बता दें बच्चों मुझे। इस अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ कि पानी निकल गया, तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेटिंग, और यहाँ पर H2SO4 जो है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट या निर्जलीकारक का काम कर रहा है। नाम याद कर लें आप इस अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, निर्जलीकरण अभिक्रिया है, और H2SO4 यहाँ पर निर्जलीकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब बच्चे आंसर कर रहे हैं कुछ कि उनको समझ आ रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। ऑक्सीकरण नहीं बच्चों, निर्जलीकरण अभिक्रिया है ये। आप वापस से एक बार अपना लेसन पे जाके इसको जरूर देखिएगा, जहाँ पर आपने एथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वहाँ पर इसका नाम आया था। हाँ जी, कुछ बच्चे, कुलदीप सिंह आंसर कर रहे हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया, वेरी गुड बेटा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम, हमें टाइम का भी ध्यान रखना है अपना, क्वेश्चंस हमारे अभी रह रहे हैं कुछ। ग्रामीण क्षेत्रों में किण्वन अभिक्रिया का उपयोग पारंपरिक पेय बनाने के लिए किया जाता है। किण्वन अभिक्रिया, तो किण्वन का नाम भी हमने जब हम एथेनॉल के गुणधर्म पढ़ रहे थे वहाँ पर पढ़ा था। किण्वन अभिक्रिया के बारे में आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। खोज इस किसने बताया था इसके बारे में, लुई पास्चर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले किण्वन के बारे में बताया था। इंग्लिश में इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो जब ग्लूकोज जो है किण्वन की प्रक्रिया के बाद अल्कोहल में परिवर्तित हो जाए तो उसे किण्वन कहते हैं, ग्लूकोज का या मीठे पदार्थों का। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, बी आंसर बच्चे कह रहे हैं। किण्वन के बाद हमें क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा। जितने भी कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ होते हैं जब उनको किण्वन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, निर्जलीकरण आंसर कर रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे पिछले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम, तो वहाँ पे किण्वन की बात हो रही है, तो किण्वन के बाद हमें क्या मिलेगा, परिणाम स्वरूप क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। ठीक है बच्चों, एथेनॉल बनता है। मीथेन करेक्ट आंसर नहीं है वेद प्रकाश इस क्वेश्चन का बेटा, इसका हाँ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इस क्वेश्चन का आंसर बी, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। मीथेन नहीं बेटा, बी आंसर इसका करेक्ट है, वेरी गुड। तो फटाफट से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अब, क्योंकि टाइम बाउंड है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर फिर से अभिकथन जो है हमारा क्या कह रहा है, जब एक अल्कोहल की प्रतिक्रिया एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ होती है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एस्टर बनता है। अब ये एक नया पदार्थ बन रहा है एस्टर। आपस में कौन से दो पदार्थ मिल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, CH3CH2OH प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, एथेनाइक अम्ल। जब ये मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक नया पदार्थ मिलता है एस्टर। और एस्टरीकरण की अभिक्रिया में एक सुगंध गंध वाला यौगिक जिसे एस्टर कहते हैं। तो दोनों ही बातें ठीक हैं, और ए जो है आर जो है ए की व्याख्या सही कर रहा है यहाँ पर। तो जो गंध, मृदु गंध यानी बहुत अच्छी खुशबू वाले पदार्थ हमें परफ्यूम्स वगैरह मिलते हैं, और एस्टर बनाने के लिए जो फॉर्मूला आपने लिखना है उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका देखिए क्या है। यहाँ से जल का एक अणु निकाल दीजिए, यहाँ से OH को रिमूव कर देते हैं हम, और यहाँ से H को रिमूव कर देते हैं, हटा देंगे,
और बाकी सबको जोड़ दो। CH3 COO इधर से जहाँ पे ले लिया हमने और उधर से उसको जोड़ देते हैं CH2 CH3। ये आपके पास एस्टर का फॉर्मूला आ गया। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप यहीं से बस इतना याद रखिए कि H2SO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था H2SO4 निर्जलीकारक भी है। तो जो हमारे पास ये नया पदार्थ बन गया, ये क्या है बच्चों? एस्टर। क्या है? एस्टर है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है यहाँ पर वो करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों, ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड है आपका कि एसेंस, एस्टर जो होते हैं वो परफ्यूम बनाने में, वेनिला एसेंस वगैरह बनाने में जो है यूज़ होते हैं। तो केक में जो एसेंस डलते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के, उसमें जो पदार्थ डलता है वो एस्टर ही है। और ये केक से ही संबंधित बहुत सुंदर सा केक आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। खुशी ने एक केक खरीदा जिसमें वनीला की खुशबू थी, वह कौन से कार्बन यौगिक से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल हो गया क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ही हम समझ चुके हैं नाम क्या था। तो मुझे फटाफट इसका आंसर बताइए। वेद प्रकाश कह रहे हैं आई लव साइंस। वेरी गुड बेटा, साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं मेरे पास। आंसर सी है बच्चों यहाँ पर, एस्टर्स। वेनिला एसेंस जो है आपका उसमें क्या है? एस्टर ही है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है। तो सभी बच्चे इसको सही तरह से आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर अभिकथन जो है हमारा वो क्या है? वनस्पति तेल पशु वसा की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जो हमारे रिफाइंड ऑयल्स होते हैं बेटा, उन्हें हम वनस्पति तेल कहते हैं। और दूसरा कह रहा है वनस्पति तेलों में सामान्यतः लंबे असंतृप्त कार्बन यौगिक कार्बन श्रृंखला है, जबकि पशु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए मुझे कि क्या होगा। तो आंसर आ रहा है मेरे पास, प्रेरणा कह रही है ए। बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये ए आंसर इसका ठीक है बच्चों। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह की अभिक्रिया का नाम मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हम इसको कहते हैं। इस तरह की अभिक्रिया का नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं और तो हाइड्रोजनीकरण इस अभिक्रिया का नाम है। वेरी गुड। असंतृप्त जो यौगिक हैं जब संतृप्त यौगिकों में बदल जाते हैं तो उनको हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब हम, टाइम हो गया मुझे भी पता लग रहा है बेटा, लेकिन थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस और रह गए हैं, हम उनको फटाफट से अटेम्प्ट कर लेते हैं। उनको हम फटाफट से अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घर में बना सिरका वाइन से बनाया जाता है। वाइन को एक साफ कांच के जार में डाला जाता है और उसे अच्छी तरह हिलाया जाता है ताकि उसमें हवा मिल सके। इसके बाद जार में थोड़ा पानी डाला जाता है और उसे कमरे के तापमान पर एक अंधेरी जगह पर बिना छेड़े रख दिया जाता है ताकि किण्वन हो सके। 3-4 हफ्ते बाद सिरका का उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ है बच्चों जो चेंज हो रहा है? देखिए आप, हाइड्रोक्सिल जो समूह है वो कार्बोक्सिलिक समूह में बदल रहा है, क्योंकि जो आपका वाइन है उसमें जो हमारा समूह है वो कौन सा है? OH समूह। उसमें हमारा OH समूह है और दूसरा जो हमारा सिरका बन रहा है उसमें हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर
करेक्ट है। वेरी गुड हिमांशी, आप सही बता रहे हैं बेटा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसे बताएं आप मुझे। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। वेरी गुड बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम फटाफट से वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं डाउट क्लास में भी बेटा, लेकिन आपको कुछ भी क्वेश्चंस इसमें समझ में आ रहे हैं तो वो भी एक अचीवमेंट है बेटा। एक दो क्वेश्चंस हो सकता है आपको फिर से जब क्लास में लेसन रिपीट होगा, हमारी फिर से कोई डाउट क्लास होगी, वहाँ भी आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप ट्राई करते रहिए इनको। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो अभिकथन है वो क्या है, सेपोनिफिकेशन। यहाँ पे दोनों नाम हिंदी में इंग्लिश में लिखे गए। तो सेपोनिफिकेशन जो हमारी अभिक्रिया है उसका नाम होता है बेटा साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया। जो एस्टर की अभिक्रिया थी, अगर हम उसी को उलट दें बेटा तो हमारे पास जो अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है उसे हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप उसको बिल्कुल पलट देंगे। अगर एस्टर जो हैं प्रबल क्षारक की उपस्थिति में, यानी कि जैसे हम प्रबल क्षारक का यहाँ पे उदाहरण क्या आपका NaOH, प्रबल क्षारक की उपस्थिति में यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है प्रबल क्षार, जैसे NaOH या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है साबुनीकरण में हमें। लेकिन अब इसका कारण देखिए कि क्या कारण भी ठीक है। साबुनीकरण में प्रबल क्षार का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वे वसा को छोटे फैटी अम्लों में तोड़ देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। यहाँ तक तो हमारी बात थोड़ी सी फिर भी ठीक है कि वो छोटे अम्लों में तोड़ देते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं पानी में नहीं घुलते बेटा। ये ऑर्गेनिक श्रृंखला जो है, हमारी कार्बन श्रृंखला जो है वो पानी में अघुलनशील होती है। आपने पढ़ा था कि साबुन में दो हिस्से होते हैं, एक हमारा आयनिक सिरा और एक हमारा कार्बनिक सिरा। कार्बनिक सिरा जो होता है वो हमारा जल विरागी सिरा होता है। कार्बनिक सिरा हमारा जल से दूर जाने वाला सिरा है, विरागी माने हाइड्रोफोबिक। और दूसरा सिरा जो है हमारा आयनिक सिरा जो है वो जल रागी सिरा होता है। तो यहाँ पर ए तो सही है हमारा, लेकिन आर जो है वो पूरी तरह से बच्चों सही नहीं है। तो हम यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, वो सी ऑप्शन ठीक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी, सी आंसर इसका ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब क्लोरोफॉर्म जो है एक कार्बन यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप बता सकते हैं मुझे थोड़ा कंफर्म। हाँ, अब दिखाई दे रहा है बच्चों। क्लोरोफॉर्म एक कार्बन यौगिक है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है। निम्नलिखित में से क्लोरोफॉर्म का प्राथमिक उपयोग कौन सा है? ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो है उसका मेन यूज जो है वो बताइए आप मुझे अब क्या है। क्लोरोफॉर्म जब हमने पढ़ा था कौन सी अभिक्रिया थी, ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा और समझ लीजिए आप। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने इसको पढ़ा था बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने इसको पढ़ा था। तो उसमें क्या था आपका कि कार्बन यौगिक जो है मुख्य तरह से अनभिक्रियाशील है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में कार्बन के यौगिक जो हैं वो क्लोरीन को हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे CH3Cl यहाँ पर बन गया। और इस तरह सभी हाइड्रोजन जो हैं एक एक करके इससे क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे CH2Cl2 इसका नाम हो जाएगा, पहले वाले का नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। देन इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। और अगर हम एक कार्बन को और प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CHCl। थोड़ा सा पेन टैब ऊपर लिख देती हूँ मैं इसका। अगर हम एक कार्बन को और प्रतिस्थापित करेंगे CHCl3, इसका नाम है बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन। और यही हमारी क्लोरोफॉर्म होती है। इसका उपयोग बच्चों
एनेस्थीसिया के रूप में, ऑपरेशन से पहले जो अनकॉन्शियस किया जाता है, किसी को बेहोश किया जाता है ताकि उसको पेन ना हो, तो एनेस्थीसिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षक के रूप में हम इसका उपयोग नहीं करते। खाद्य परिरक्षक के रूप में आप सिरके का उपयोग करते हैं, जो कि क्या है, आपका एथेनाइक अम्ल है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बी बच्चे आंसर कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम भी ओवर हो गया, लेकिन फिर भी आप कनेक्टेड हैं बच्चों, वे इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों डाउट क्लास के आपके। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और चाहे आप बाद में भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। बुक में से भी बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ें आप, और मुझे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करेंगे, प्री बोर्ड्स में एंड देन बोर्ड्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो सपोर्टिव बच्चों। थैंक यू बच्चों।